अब आप सोचोगे कि ये तो एक बेसिक फेस्टिवल है, ऑल्दो वेरी पॉपुलर एंड वाइडली सेलिब्रेटेड, तो हम आपको इसमें क्या ही नया बताने वाले हैं फेस्टिवल के बारे में। ऑफ कोर्स हम ओणम की स्टोरी तो आपको बताएंगे ही, ये हमारा जन्म सिद्ध हक है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे उसके पीछे का साइंस। देखो, हम हमेशा से कहते आए हैं एंड यू ऑल्सो हैव स्टार्टेड बिलीविंग कि हमारे जो पूर्वज है वो बहुत ही स्मार्ट, लॉजिकल और नॉलेजेबल थे। ऑफ कोर्स यस। और यही स्मार्टनेस, लॉजिक और नॉलेज को इस्तेमाल करके उन्होंने बनाए हमारे लिए कल्चर्स, ट्रेडिशंस और फेस्टिवल्स। तो आओ ये ओणम जो फेस्टिवल है उसके पीछे के साइंस के साथ करते हैं शुरुआत। और सुन के आप रह जाओगे दंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल द पंडिताइंस। आप सबको हम पंडिताइंस की तरफ से ओणम की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। सो ओणम ये जो पर्व है, मतलब फेस्टिवल, ये केरला में सेलिब्रेट होने वाले काफी सारे हिंदू फेस्टिवल्स में से एक है एंड शायद सबसे इम्पोर्टेंट वाला। तो क्या है ना, हमारा भारत तो कृषि प्रधान देश है, मतलब नॉट ओनली इकोनॉमी, हमारी पूरी सोसाइटी एग्रीकल्चरल ड्रिवन है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि ये ओणम का फेस्टिवल कब आता है? जब साउथ इंडियन कोस्टल लैंड पे केरला में फसल सीजन, मतलब फसल उगती है तब। मतलब इट इज लाइक अ ग्रैंड वेलकम टू द फसल सीजन एंड इन अ वे इट इज लाइक अगले सीजन का, अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट सीजन का, कल्टीवेशन सीजन का प्रेपरेशन। तो मलयाली पंचांग के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो ये ओणम फेस्टिवल आता है उनके चिंगम माह में, मतलब दैट मंथ इज कॉल्ड चिंगम मास, विच इज यूजुअली हमारे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो अगस्त सितंबर टाइप्स में आता है। करेक्ट। एंड ये वो टाइम होता है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है एंड मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो होता है एंड वर्स्ट इज इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। अब अगर मैं ओणम के बारे में बोलूँ ना, तो जैसे ही मैं ओणम कहूँ मेरे दिमाग में एक ही पिक्चर आता है, द ट्रेडिशनल ओणम सद्या। मतलब एक बहुत बढ़िया वेजिटेरियन फीस्ट, 26-28 डिशेस होते हैं उसमें एंड सर्व की जाती है बनाना लीफ पे, केले के पत्ते पे। तो अभी आप सोचोगे कि क्या हमारे पूर्वजों ने थोड़ी गड़बड़ कर दी? मतलब हमेशा साइंस के हिसाब से जो सब प्लान आउट होता था, इस बार जब सबसे हमारा वीक मेटाबॉलिज्म है उसी टाइम पे इतनी बड़ी फीस, मतलब इमेजिन 26 से 28 डिशेस। कैसे? नॉट वन बिट। देखो, हमारे पूर्वज जो है ना वो बहुत फोर साइटेड थे, बहुत फार साइटेड थे, तो उन्होंने ये सब साइंस के हिसाब से ही प्लान आउट किया है, हमारे सीजन के हिसाब से, मेटाबॉलिज्म के हिसाब से, फिर हमारे जब उस टाइम पे होने वाले इन्फेक्शंस और डिसीजेस के हिसाब से, उसी हिसाब से पूरा फूड प्लान आउट किया है। एंड नॉट ओनली फूड, इंग्रेडिएंट्स, रेसिपी और फिर उसको पकाने का तरीका सब साइंस के हिसाब से, उसको सर्व कौन से ऑर्डर में करना वो साइंस के हिसाब से, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस पत्ते पे ये खाना सर्व होता है ना वो भी इन अकॉर्डेंस टू साइंस एंड इकोलॉजी है। और तो और ये जो केले का पत्ता होता है ना वो न्यूट्रल फ्लेवर का होता है, तो आप इस पे कुछ भी गर्म खाना रखो, ठंडा खाना रखो, उसका नेचुरल टेस्ट नहीं खराब होता है, फूड का चेंज नहीं होता है। प्लस उसका अरोमा इतना सूदिंग होता है कि खाते वक्त वो भीनी भीनी खुशबू भी आती है। ट्रू। एंड अगर वैसे देखने जाए ना तो केले के पत्तों में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, पॉलीफिनॉल नाम के। अब इस पे जैसे ही गर्म खाना डाला जाए तो वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो उस खाने में घुलने लग जाते हैं एंड ऑब्वियसली वो हमारे बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। सो इट्स लाइक अ विन 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 सिचुएशन। एंड इनमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज तो है ही, उसी के साथ साथ इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से लाइफस्टाइल डिजीजेस जो होते हैं लोगों को, उसके प्रिवेंशन में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। अब ये जो केले के पत्ते पे हम सर्व करने की बात कर रहे हैं ना, वो केले का पत्ता कैसे रखना है इसमें भी थॉट प्रोसेस है। सो जो केले का पत्ता इफ यू हैव सीन, तो एक एंड नैरो होता है, कहीं पे भी कट करो एक एंड नैरो होता है, एक एंड थोड़ा ब्रॉड होता है। तो द नैरो एंड इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट एंड द ब्रॉड एंड इज ऑलवेज ऑन द राइट। अभी सोचो क्यों? तो लेफ्ट एंड पे क्या है कि देखो मेजोरिटी इंडियंस तो राइट हैंड से खाते हैं ना,
सो लेफ्ट हैंड में वो सारी चीजें होती है जो हम कम प्रोपोर्शन में खाते हैं, डायरेक्टली खा सकते हैं, और राइट में रखा जाता है राइस, पायसम, करी, जिसको मिक्स करके खाना है, राइट से खाने में आसानी हो और वो ज्यादा भी खा रहे, तो इतना थॉट प्रोसेस इवन इन द वे यू सर्व इट। और इसने सीरियल ऑर्डर की भी बात की थी, जैसे फॉर इंस्टेंस सद्या में सबसे पहले जो डिश सर्व की जाती है और जो डिश खाई जाती है सबसे पहले, वो होती है शर्कर उप्पेरी नाम की एक डिश। इस डिश की खासियत ऐसी है कि इसमें गुड़ और अदरक का कोटिंग होता है एंड इट इज एक्सट्रीमली टैंगी इन अ वे। तो इससे होता क्या है, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड डाइजेशन में भी बहुत बढ़िया एड हो जाती है। स्वाद आ गया मुझे ये सुन के अभी। लेकिन हर फीस्ट की तरह ओनम के फीस्ट के बाद भी जो आता है वो है मेरा फेवरेट, दैट इज द स्वीट डिश। तो ये स्वीट डिश भी जो है ना, वो मिल्क, जैगरी और वहाँ का जो मोस्ट अवेलेबल उस सीजन का फ्रूट है जैक फ्रूट, उससे बनता है। तो ये स्वीट डिश भी बहुत सोच समझ के एंड में रखा गया है। सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है ना, वो इतना बड़ा फीस खाने के बाद हम स्वीट बहुत ज्यादा तो नहीं जाएगा ना, पेट में जगह भी तो होनी चाहिए। मैं शायद ज्यादा खा लूं बट यूजुअली कम खाया जाता है, इतना सा मैक्सिमम, राइट। तो कम ही खा रहे, प्लस क्या हो रहा है देखो, इतना बड़ा फीस खाने के बाद बॉडी थोड़ी सी थक जाती है ना, यू फील टायर्ड ईटिंग सो मच, तो हमारा बॉडी का बीपी थोड़ा सा लो हो जाता है। तो व्हाट कम्स टू द रेस्क्यू, द स्वीट डिश। स्वीट डिश अंदर जाते ही शुगर रश क्रिएट करके थोड़ा बीपी एलिवेट करता है और आगे का प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देता है। आई नो यार, मैं तो हर बार सद्या खाती हूँ और उसके बाद मैं इतनी थक जाती हूँ, ऐसा लगता है बस मुझे कोई उठा लो यहाँ से और बेड पे पटक दो। बट एनीवे, देखो अभी उसने ना इंग्रेडिएंट्स की बात की, राइट। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे बॉडी में वार्मथ पैदा करते हैं एंड इनमें जो जिंक और सिलेनियम नाम के मिनरल्स होते हैं, these minerals they kind of help build our resistance power। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, टाइम देखो कौन सा चल रहा है, मतलब मंथ देखो कौन सा चल रहा है। हम सीजन वाइज मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम मानसून टू विंटर्स, सो गर्मी भी इम्पोर्टेंट है, रेजिस्टेंस पावर भी इम्पोर्टेंट है। और अभी हम खाने के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, बहुत भूख भी लग गई, और अगर हम अभी सारे डिशेस के बारे में बात करेंगे ना तो दो चीजें होंगी, एक तो 4-5 एपिसोड बनाने पड़ेंगे, प्लस भूख के हमारे शूटिंग भी नहीं होगा। सो अब चलते हैं ये जानने की तरफ कि इसमें जो भी बनता है, जैसे भी बनता है, जिस भी सीरियल ऑर्डर में आता है, सब इन अकॉर्डेंस टू हमारा न्यूट्रिशन, हेल्थ वगैरह तो है ही, लेकिन इट इज वेरी गिविंग टू द मदर नेचर। ऑल इंडियन फेस्टिवल्स इज फॉलोड इन द राइट वे। सिमिलर ओनम का भी वही सीन है। आई नो ओनम से सबका फायदा होता है, सोसाइटी का फायदा होता है, मदर नेचर का फायदा होता है, और सबसे बड़ा फायदा मेरा होता है, क्योंकि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना वो मल्लू है, तो हर साल ओनम पे मुझे सद्या खाने मिलता है। देखो ये दिखती इतनी छोटी सी है लेकिन खाते टाइम पूरी राक्षस है। मतलब आई हैव हर्ड हर टेलिंग मी कि अभी खाना तो हो गया है लेकिन बचा हुआ खाना पार्सल लेके जाओ क्या घर पे। ओके, जोक्स अपार्ट, लेट्स कम डाउन टू द स्टोरी नाउ। जानते हैं कि क्यों ओनम सेलिब्रेट करता है, मेरे मुंह में एक्चुअली पानी आ गया। हाँ। क्यों ओनम सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों बनती है वो बड़ी बड़ी फूलों की रंगोलियां, क्या स्टोरी है इन सब के पीछे। ये जो ओनम का सेलिब्रेशन होता है, इतना बड़ा जश्न होता है ना, इट इज अ ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर किंग्स, मतलब राजा महाबली, क्योंकि वो इसी दिन उनका घर वापसी होता है, एनुअल घर वापसी। मतलब क्या कि इस सिर्फ ये एक दिन राजा बलि को पृथ्वी पे आके अपने प्रजा से मिलने का मौका मिलता है। एंड असुर राजा होने के बावजूद बलि जो है ना वो बहुत अलग थे, मतलब वो अपने प्रजा से सुप्रीम लेवल का प्यार करते थे, वो दानी थे, वीर तो वो थे ही, वगैरह वगैरह, ऑल ऑफ दैट यू नो। तो ऑब्वियसली इतने महान राजा के होम कमिंग सेलिब्रेशन के लिए कुछ महान त्योहार ही होना चाहिए ना, इसीलिए ओनम, इसीलिए अच्छा अच्छा खाना, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे वो बड़ी बड़ी गोल गोल वाली रंगोलियां वगैरह वगैरह। अब आप सोचते होंगे कि इतने अच्छे राजा थे, इतने सबके फेवरेट थे, तो वो पाताल लोक क्यों चले गए और उनको साल में सिर्फ एक ही दिन क्यों पृथ्वी लोक पे आना पड़ता है, सोच रहे हो ना। एक्चुअली ना ये तो सवाल आएगा ही दिमाग में। तो जैसे हम आपको बता रहे थे, ये जो बलि राजा थे ना, ये बहुत प्रतापी राजा थे, मतलब ही वॉज अचीविंग
राज्य के बाद राज्य अपने अंडर आ रहा था और उन्होंने तीनों लोकों में काइंड ऑफ अपना वर्चस्व एस्टैब्लिश कर लिया था। एंड उनके जो गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने इनको एक सलाह दी कि तुम अश्वमेध यज्ञ कर लो, ये यज्ञ करके तुम इंद्र भगवान का पद हासिल कर पाओगे और त्रिलोक के मतलब तीनों लोकों के स्वामी बन जाओगे। देखो अभी तीनों लोगों पे उन्होंने अपना वर्चस्व एस्टैब्लिश करने के बाद उनके लिए ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप तो यही है ना कि इंद्र की जगह ले लो, देवराज बन जाओ। तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर अभी अश्वमेध यज्ञ का शुरुआत कर दी। एंड ओए राजधानी एक्सप्रेस रुक, क्या हो गया? देखो मैं इसका प्रॉब्लम बताती हूँ। प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो है ना, ये पली बड़ी है इन सारी स्टोरीज में। इनफैक्ट बोलना चाहिए इसकी पीएचडी हो गई है ये हिंदू टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स, कल्चर्स, ट्रेडिशंस, ये सब में। और इसे ऐसे लगता है कि जो इसके लिए बेसिक नॉलेज है, जैसे अश्वमेध यज्ञ, ये हम सबके लिए बेसिक नॉलेज है, करेक्ट? सो ऐसा नहीं होता है मेरी बहन। सो प्लीज हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करो ये अश्वमेध यज्ञ क्या है। अयो आई एम सॉरी, यू आर राइट। ये जो अश्वमेध यज्ञ होता है ना, ये एक वैदिक परंपरा थी जिसमें ना एक अनुष्ठान मतलब यज्ञ वगैरह का मार्फत एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था स्वतंत्र भ्रमण करने के लिए। 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे साल के लिए अलग अलग राज्यों में भ्रमण करने के लिए उसको छोड़ दिया जाता था। और जब ये घोड़ा कोई भी दूसरे राजा के राज्य में एंटर करता, प्रवेश करता, और अगर वो राजा उसे रोक देता तो दैट वाज कंसिडर्ड लाइक तुमने युद्ध की चुनौती को एक्सेप्ट कर ले। अब दोनों राजाओं के बीच में या फिर दोनों के सेनाओं के बीच में युद्ध हो जाता। जो भी राजा जीतता वो घोषित हो जाता एज द अधिक शक्तिशाली राजा। एंड जो हारने वाला राजा था उसे उस जीतने वाले राजा को अपना छत्रपति मानकर उसके अंडर आ जाना पड़ता। तो अभी ये जो हमारे राजा बलि है ना, उनके 99 यज्ञ पूरे हो चुके हैं और अभी उनका 100th यज्ञ, ये अश्वमेध यज्ञ शुरू ही होने वाला है कि यहाँ पे देवताओं के कैंप में मच गया पूरा हड़कंप और वो सब लोग अपना प्रॉब्लम लेके पहुंच गए ऑब्वियसली भगवान विष्णु के पास। अब ये क्यों पैनिक मच गया? क्योंकि अगर 100th यज्ञ भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो बलि बन जाएगा स्वर्ग लोक का राजा, मतलब बेसिकली इंद्र की जगह उसे मिल जाने वाली थी। तो देखो अब राजा महाबली कितने भी अच्छे थे फिर भी थे तो वो असुर ही ना। अब असुरों का वर्चस्व बढ़ ही रहा था, लेकिन कंप्लीटली अगर सब कुछ देवता भी असुरों के अंडर आ जाए तो कितनी बैंड बजेगी। इसीलिए देव और देवतागण सब गए थे विष्णु के पास मदद मांगने। तो एज यूजुअल विष्णु ने क्या कहा कि मैं करता हूँ इस समस्या का निवारण। और फिर उन्होंने क्या किया, वो आ गए पृथ्वी पर जहाँ राजा बलि का यज्ञ चल रहा था, बट नॉट इन हिज ओरिजिनल विष्णु फॉर्म। उन्होंने लिया अपना वामन अवतार जो था एक ब्राह्मण बटु का रूप। वो क्या है ना, राजा बलि विष्णु डिवोटी थे एंड विष्णु को भी अपने प्यारे डिवोटी के अगेंस्ट देवों की साइड लेने में थोड़ी शायद झिझक थी, बट अब करना तो है। तो वो वहां पहुंचे और उन्होंने बड़ी विनम्रता और भक्ति से भिक्षा मांगी। अब यहाँ पे जो राजा बलि है ना, उनके ऐसे समय में एक ब्राह्मण आया है भिक्षा मांगने के समय पे, और वो बट्टू को देख के, छोटे से बट्टू को, उसके ऑरा को देख के, इंटेलिजेंस को देख के बहुत प्रभावित भी थे। तो उन्होंने बहुत प्यार से उस बट्टू को बोला कि प्लीज मुझसे कुछ दान मांग लो, यू हैव कम एट द राइट टाइम। और वो बट्टू ने भी फिर उनसे एकदम इजी दान मांगा कि देखो मेरे जो ये 3 कदम है उसमें जितनी जगह आए उतनी जगह तुम मुझे दान में दे दो। अब ये सुन के बलि वाज अम्यूज्ड, मतलब ऑब्वियसली ना 3 कदमों की जगह मांगी जा रही है। अब एक्चुअली पहले मैं थोड़ा बता देती हूँ, ब्राह्मण बटू मतलब क्या होता है ना, जिसका मौजी बंधन भी नहीं हुआ है, ऐसा बाल ब्राह्मण है ये, मतलब एक 6, 8, 9 साल का बच्चा। तो इसके छोटे छोटे कदमों में कितनी ही भूमि आने वाली थी, वो खुद सो भी नहीं पाएगा उतने एरिया में, वो मांग रहा था वो। बट अब उसने मांगा तो बलि ने हाँ कह दिया। और ये जैसे ही बलि ने हाँ कह दिया ना, उसके आंखों के सामने एक चमत्कार होने लगा। ये छोटा सा बटू धीरे 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 अपना साइज बढ़ाने लगा और इतना बड़ा हो गया कि उसने अपने एक कदम में पूरी पृथ्वी को व्याप्त कर लिया, मतलब कवर कर लिया।
फिर उसने उठाया अपना दूसरा कदम और उसने पूरा ब्रह्मांड व्याप्त कर लिया। विष्णु है ना ऑब्वियसली, तो पूरा ब्रह्मांड व्याप्त कर लिया, कवर कर लिया। और फिर बारी आई तीसरे कदम की, तो उन्होंने बलि से पूछा कि अब ये तीसरा कदम कहाँ पे रखूं मैं। अब यहाँ बलि ने तो पहचान लिया था कि कौन है वटु, तो बलि ने क्या किया, बलि ने तीसरा कदम रखने के लिए अपना सर आगे कर लिया। ये देखकर विष्णु भी बहुत प्रसन्न हो गए, मतलब ही वाज सो हैप्पी कि ये होता है डिवोटी। एंड वो तीसरा कदम उन्होंने उसके सर पे रख के विष्णु ने उनको भेज दिया पाताल लोक, लेकिन अधिकारों के साथ। मतलब विष्णु ने उसको, बलि को बनाया पाताल लोक का राजा, मतलब पूरा सुतला किंगडम बलि के अंडर आने वाला था। एंड एडिशनली इसके साथ साथ विष्णु ने बलि को बनाया दिया, वरदान दिया चिरंजीवी होने का, मतलब इमॉर्टल होने का। और अब आए विष्णु अपने ओरिजिनल रूप में, मतलब बटू का, वामन बटू का अवतार छोड़ के अपने ओरिजिनल रूप में आए। और उन्होंने बहुत प्रसन्न होके ना बलि से कहा कि चलो अब मुझसे एक वर मांगो, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। तो बलि ने एक ऐसा वर मांगा कि ये सुन के आप भी थक रह जाओगे। बलि ने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ एक परमिशन चाहिए कि मैं साल में एक बार पृथ्वी पे आके मेरे प्रजाजनों से मिल सकूं और उनके साथ खुशियां बांट सकूं और उनको आशीर्वाद दे सकूं। विष्णु ये सुनकर इतने ज्यादा प्रभावित और प्रसन्न हो गए कि उन्होंने ये वर उसको तुरंत दे दिया। ये तो दिया ही, एडिशनली एक एड ऑन वर भी दिया कि मैं तुमसे इतना प्रसन्न हो गया हूं कि तुम्हारे राज्य में तुम्हारे साथ साथ उस दिन पर मैं और मेरी भार्या, मतलब मैं और मेरी पत्नी, मतलब विष्णु और देवी लक्ष्मी भी साथ में आएंगे और उस राज्य में वहां पे टाइम बिताएंगे। और ऐसा कहते हैं कि देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा है बलि राजा पे, और वो इसीलिए ना बहुत सारा धन धान्य का वर्षाव करती है पूरे राज्य पे बलि के। और राजा बलि भी ना देवी लक्ष्मी की एक बहन की तरह रक्षा भी करते हैं ऑलवेज। एंड ऐसे अगर हम देखने जाए ना तो हमारे फेस्टिवल्स में से ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे हम विक्टर एंड वैंक्विश्ड, मतलब विजेता और पराजित पार्टी दोनों को एक साथ हम पूजते हैं, अर्चना करते हैं। क्योंकि ओणम में आप देखोगे तो बलि, विष्णु, लक्ष्मी सबकी पूजा होती है साथ में, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, राइट। और ऐसा क्यों होता होगा, सोचा है आपने? क्योंकि ये अपोजिशन में थे ना, लाइक विष्णु, लक्ष्मी एंड ऑब्वियसली राजा बलि। बट ऐसा होते हुए भी ना दे हैड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी एक दूसरे की वैल्यूज और बिहेवियर की तरफ। और हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से मॉरली चीजें कर रहा था, इसीलिए उनमें इतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और वो सब रिस्पेक्ट वगैरह चीजें थी। तो दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट देम टुगेदर, समझे। सो बेसिकली अगर आपको लड़ना है, झगड़ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज करो क्योंकि आज ओणम है, आज खुशियां मनाओ, बढ़िया सद्या खाओ वगैरह वगैरह। बट अगर किसी दिन ऐसी बात आती है लड़ने झगड़ने तक, तो एटलीस्ट सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सामने वाले से बुरा बर्ताव करके लड़ना झगड़ना जरूरी नहीं है, आप सही रह के भी ये सब कर सकते हो। करेक्ट। तो एक इसी अच्छे थॉट पे कि हमको अच्छा रह के अच्छी चीजें करके ही लाइफ की सारी लड़ाइयाँ और ओपोनेंट्स को जीतना है, हम लेते हैं आपसे विदा और ये एपिसोड हम खत्म करते हैं। थैंक यू यार। एक्चुअली क्या है ना, बहुत भूख लगी हुई है और शूट करते करते मेरा घड़ी पे ध्यान 2-3 बार चले गया है। सद्या का टाइम हो गया, वहां पे सद्या खत्म ना हो जाए कहीं। तू और तेरा सद्या का प्यार, चलो साल में एक बार तो मिलता है यार। हाँ चलो चलो। तो इसी बात पे हम लेते हैं आपसे विदा, लेकिन आप मत भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाने को मत भूलिएगा। सॉरी मैं खाने के बाद में सोच रही थी।